देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे महात्मा ज्योतिबा फूले के पत्रों के ऊपर, जिसके तहत हमने 2 पत्रों को लिया था, जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि वे कितने संवेदनशील थे और उनकी कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं था। वे जो कहते थे वही करते थे। आज हम इस सिलसिले में जिस तीसरे पत्र को लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महात्मा फूले साफ तौर पर इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इतिहास लेखन को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है और जो स्रोत यानी कि सोर्स होते हैं उसकी रीडिंग पर जोर दे रहे हैं। तो अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज के पत्र का विषय है मामा परमानंद को पत्र, जो इस प्रकार है। कुछ कुछ मैं लिखती भी रहती हूं साथ साथ आप लोगों के नोट्स के तौर पर, तो वो भी आपको इसमें दिख रहा होगा। चलिए पत्र शुरू करते हैं। ज्योतिबा फूले ने यह पत्र जून 1886 1886 को अपने सहयोगी मामा परमानंद को उनके पत्र के जवाब में लिखा था। इस पत्र में इतिहास लेखन के स्रोतों यानी कि सोर्सेज, पूर्वाग्रहों तथा वर्गीय स्वार्थों की ओर संकेत मिलता है कि किस प्रकार जो है अपने वर्ग की रक्षा के लिए लोग बायस्ड होकर चीजों को लिख रहे हैं। समाज में अपने वर्गीय हित व स्वार्थ सिद्धि के लिए साहित्य निर्माण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका ये भी इसका भी पता चलता है कि ज्योतिबा फूले जो भी कहते अथवा लिखते थे, पहले तत्संबंधी तथ्यों की भली भांति जांच पड़ताल करते थे। तो मतलब वो कुछ भी यूं ही हवा में नहीं लिख देते थे। उससे पहले जितनी भी संभव जानकारी होती थी उसको वे जुटाते थे, उसके बाद अपनी बात वे सामने रखते थे। साहित्य के माध्यम से ज्योतिबा फूले शोषित वंचित वर्गों का पक्ष निर्माण कर रहे थे। यद्यपि समाज के इन वर्गों में डर के कारण उनको वांछित सहयोग नहीं मिलता था। तो समाज जो है इनको सहयोग नहीं करता था बिगाड़ के डर से, अपने फायदे के डर से, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मालिक हैं वो नाराज हो जाएं। तो समाज तो एक बड़ी इकाई हो गई, लेकिन यदि आप कोई सामाजिक उत्थान के लिए, समाज में कुछ सुधार के लिए काम करते हैं तो परिवार जो सबसे पहली इकाई होती है वहां से भी आपको असहयोग आंदोलन मिलता है। सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन है वो परिवार में छिड़ जाता है। यदि आप भगवान के होने या ना होने पर सवाल करें तो परिवार वाले सबसे पहले आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही स्थिति से पारिवारिक तौर पर मैं और रतन जी आजकल जूझ रहे हैं। सबसे पहला विरोध हमें परिवार से ही मिल रहा है, लेकिन परिवार से आगे समाज में इतने लोग साथ खड़े हो गए हैं कि टीम अम्बेडकरनामा तहे दिल से लाइक माइंड लोगों का शुक्रिया अदा करता है जो हर संभव सहयोग के लिए हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं कि ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब काम करते होंगे तो समाज में कितनी रुकावटें, कितने हिंड्रेंस उनके सामने खड़े किए जाते होंगे। इसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है आजकल। तो चलिए पत्र की तरफ बढ़ते हैं। मुकाम पूना, तारीख 2 माह जून 1886 ईस्वी। माननीय नारायण राव माधवराव परमानंद, मुकाम आम्बेर, साष्टांग नमस्कार। तारीख 30 तारीख को आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ। इसी तरह पुणे के एक हाई स्कूल के अध्यापक भागवत ने शंकर तुकाराम द्वारा प्रकाशित पावड़ों की पुस्तक से कुछ गायकों की रचनाएं मुझे लाकर दी हैं। उनको देखकर मैंने उससे एक बार कह दिया था कि इन पावड़ों की पुस्तक मेरे पास नहीं है और उसे देखे बिना इस विषय में कुछ भी कहना मेरे लिए
असंभव है। मतलब ऐतिहासिक चर्चा या इतिहास के ऊपर चर्चा करने से पहले वे उसे पढ़े बिना कुछ भी कहने से साफ मना कर देते थे। उसके बाद उसने मुझे वह पुस्तक लाकर देने का वादा किया था, लेकिन उसने जो वादा किया था पावड़ों की पुस्तक लाकर नहीं दी। इस कारण उसके विषय में मैं आपको कुछ भी लिखकर नहीं भेज सकता। हरामखोर गोपीनाथ पंत की मदद से शिवाजी ने धोखे से अफजल खान की हत्या की। तानाजी मलुसरे ने गोरपड़े की मदद से सिंहगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था और शिवाजी ने पुणे में डाका डालकर मुसलमानों को मार दिया था। इन सभी अर्ध सत्यों के सही पावड़े अभी तक मैंने सुने नहीं हैं। तो वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह के इतिहास को लिखा जा रहा है और ये जो है वो आधी सच्चाई है। वे ये नहीं कह रहे हैं कि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू बाकी है। आज तक यूरोपियन लोगों ने जो इतिहास लिखा है वह शूद्रों अतिशूद्रों की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका वे एग्जाम्पल दे रहे हैं। आर्यभट्ट ब्राह्मणों के ग्रंथों के आधार पर और ब्राह्मण कर्मचारियों के कहे हुए पर भरोसा करके लिखा गया है। तो दोनों ही जगह जो ग्रंथ लिखे हैं वे भी आर्यभट्ट ब्राह्मणों ने लिखे हैं और जो चीजें प्रस्तुत की हैं या जो बताई हैं वो भी ब्राह्मण कर्मचारियों ने बताई हैं, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे होते थे, इसीलिए सभी पदों पर वही आसीन या रिक्रूट होते थे। तो इसीलिए वे अपने समाज के हितों की रक्षा करते थे इस तरीके से। आजकल ब्राह्मण पंडितों के विद्वान लड़के नए पावड़े लिख रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो किस तरह छेड़छाड़ इतिहास लेखन के साथ शुरू हो गई है, साहित्य के साथ शुरू हो गई है, उस चीज का जिक्र वे यहां पर कर रहे हैं और गा गा कर सबको सुना रहे हैं, रटा रहे हैं। इसमें से कई लोगों को मैंने देखा है कि वे शूद्रों द्वारा कमाए हुए मोतियों के दाने चुगने वाली भागवती, गौ ब्राह्मण और दादोजी कोंडदेव जैसे लोगों को बेमतलब अतिथि बनाया गया। इसीलिए मैंने उस तरह के बनावटी पावड़ों का संग्रह करना उचित नहीं समझा। तो यहां तक कि वे उस तरह की किताबों को भी पढ़ना जरूरी नहीं समझते थे जो बायस्ड होकर लिखी गई हों, जिनमें सोर्स रीडिंग के बिना ही उन्हें लिख दिया गया हो कथा कहानी कहने के अंदाज में। तो यहाँ पर उनकी जो वैचारिक स्पष्टता है यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पता चलती है कि सोर्स रीडिंग के बिना वो कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो स्तुति गान किया गया था, हर चीज को, हर वीरता को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था अपने फायदे के लिए कवि चंद बरदाई की तरफ से, उसी को आप इतिहास मान लें, जबकि सोर्सेज जो हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इसके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं। जो रासो साहित्य है उसे सही नहीं माना गया है। 8 साल पहले जब मैं आपसे मिलने के लिए बंबई में आपके घर पर आया था, उस समय 5 गणी के पाटिल रामप्पा के सामने मैंने आपसे शूद्र किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बहुत बातें दुनिया के सामने रखने का वादा किया था, पर वह वादा मैंने निभाया और 3 साल पहले एक किताब कोड़ा (= असूड़) नाम से पुस्तक लिखी और इस पुस्तक की एक एक प्रति कलकत्ता के अपने बहुगुणी और अष्ट पहलू गवर्नर जनरल श्रीमंत महाराज बड़ौदा की गायकवाड़ सरकार को भेज दिया था। तो यहां पर महाराज बड़ौदा का और गायकवाड़ का जिक्र है। हमारे कमजोर शूद्रों ने जो छपाई का काम करते हैं, डर के मारे उस पुस्तक को छापना ही बंद कर दिया है। यदि आपको कोड़ा की प्रति देखने की इच्छा हो तो लिखना, उसकी नकल उतारने के लिए किसी को कह दूंगा। नकल उतारने में 1-2 महीने लग सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। शुभकामनाएं, आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो किस तरह की वो बात कह रहे हैं कि उस टाइम भी जो शूद्र लोग थे उनके छापे खाने हुआ करते थे, लेकिन क्या हुए वे छापे खाने? कहाँ गए वे सारे छापे खाने? क्यों नहीं चले? इसकी भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए।
और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, फूले जी द्वारा बताया गया सत्य मनुष्य के 1000 वर्ष के परिश्रम से अर्जित संस्कृति एवं ज्ञान का सार है। लक्ष्मण शास्त्री जोशी, ये उनका एक कोट है जो उन्होंने महात्मा फूले के लिए लिखा है, वो यहां पर मेंशन है। दूसरा पत्र है शराब खानों की वृद्धि के खिलाफ पत्र। यह पत्र ज्योतिबा फूले ने दिनांक 18 जुलाई 1880 को पूना नगर पालिका के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष प्लंकेट साहब को लिखा था। कर के माध्यम से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए पूना में शराब के ठेके बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध करने के लिए यह पत्र लिखा था। तो सिगरेट और शराब शुरू से ही जो वो टैक्स का एक अच्छा सोर्स रहे हैं सरकार के लिए, इसीलिए सरकार इन व्यसनों को बढ़ावा देती रही है हर काल में। और ये बात हमने दिमागी गुलामी और तुम्हारे क्षय राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक में भी पढ़ी है। उस समय ज्योतिराव फुले नगर पालिका के सदस्य के तौर पर नामित थे। तो यहां इससे पता चलता है कि वो राजनीति में भी स्पष्ट तौर पर घुसपैठ रखते थे। नशा मनुष्य के नैतिक आचरण व स्वास्थ्य को किस तरह तबाह करता है और इससे परिवार व समाज को भारी नुकसान होता है। नशे की प्रवृत्ति से शोषित वंचित समाज किस तरह गुलामी के आनंद लोक का हिस्सा बन जाता है। सावित्रीबाई फुले ने भी अपने भाषण में इसकी स्पष्ट व्याख्या की है। इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नशा मुक्त समाज निर्माण फूले दंपत्ति और सत्य शोधक समाज के कार्यों का केंद्रीय विषय रहा है। तो पत्र में पढ़ रही हूं जो इस तरह है, नगर पालिका ने काफी पैसा खर्च करके लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से उस तरह का ये स्वतंत्र विभाग भी चल रहा है। फिर भी जिस पूना शहर का शराब खानों से परिचय नहीं था, वहीं अब बस्तियों में शराब खाने खुल गए हैं और लोगों के अधोपतन के बीज बोए जा रहे हैं। नगर पालिका का एक उद्देश्य शहर के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, यह सब उसके विपरीत हो रहा है। तो नगर पालिका में उस टाइम कौन कौन लोग थे? ये तो एक सरकारी महकमा था, लेकिन मुट्ठी भर अंग्रेज कहां कहां काम की देखरेख कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है इन सभी महकमों में यहाँ का जो शिक्षित वर्ग था, सवर्ण वर्ग, वही रिक्रूट होता रहा होगा। तो वो किस तरीके से सरकार का सहयोग करते थे इन सारे दुर्व्यसनों को, बैड हैबिट्स को सब तक पहुंचाने में, जबकि नगर पालिका का काम होता है लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। लेकिन शुरू से ही ये महकमे भ्रष्ट रहे हैं, इस बात का भी हमें पता चल रहा है। शराब का व्यसन नागरिकों के नैतिक आचरण में बाधक है। इतना ही नहीं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अतिशय हानिकारक है। मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग मेरी बात को अपनी इच्छा से मानते हैं। जब से शहर की बस्तियों में शराब खाने खुले हैं, तब से दारूबाजी इतनी अधिक बढ़ गई है कि उससे अनेक परिवारों का पूरी तरह नाश हो गया है और ये दुर्गुण शहर में सरेआम हो गया है। तो यहाँ पर एक बात वो बहुत अच्छी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लताड़ भी रहे हैं समाज को, कि बहुत से लोग मेरी बात को अपनी इच्छा से मानते हैं, कि जहां मानने लायक लगे, जहां अपना फायदा लगे, वहीं पर मानते हैं, वरना नहीं मानते हैं। तो ये वो एक काफी अच्छी बात कह रहे हैं। इस व्यसन के प्रसार से किसी हद तक रोक लगे, इसीलिए मैं नगर पालिका को ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि नगर पालिका को इन शराब खानों पर उस मात्रा में कर लगाना चाहिए जिस मात्रा में ये नुकसान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी नगर पालिका ने ऐसे शराब खानों पर अधिक कर नहीं लगाया, उन पर मात्र केंद्रीय सरकार का कर होता है। इस संबंध में आवश्यकता हो तो नगर पालिका को जानकारी हासिल करनी चाहिए। मेरा ये प्रस्ताव नगर पालिका की आम सभा के समक्ष रखा जाए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। धनंजय कीर, महात्मा ज्योतिराव फुले, मुंबई 1968, पृष्ठ संख्या 185-186। तो कोई धनंजय कीर हैं जिनके शायद लिखी गई पुस्तक में से इस पत्र को यहां रखा गया है। हो सकता है ये ओरिजिनली मराठी में ही रखा गया हो इस बुक के अंदर।
और यहाँ उसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रस्तुत किया गया है। तो उसके नीचे सद्गुणा बाई के बारे में लिखा गया है, जो फूले दंपति की प्रेरणा स्रोत थी। ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के जीवन को जिस व्यक्तित्व ने प्रभावित किया उनका नाम है सगुणाबाई। ज्योतिबा फूले ने सगुणाबाई को अपनी निर्मिकाचा शोध पुस्तक समर्पित की। इस समर्पण में उन्होंने लिखा है कि सत्य स्वरूप सगुणाबाई क्षीर सागर को आपने मेरी केवल परवरिश ही नहीं की, अपितु मुझे इंसान भी बनाया। मैंने आप ही से ये सीखा कि दूसरे के बच्चों पर किस तरह प्रेम करें। इसलिए कृतज्ञता के साथ प्रस्तुत पुस्तिका रचयिता की ओर से आपको नजराना यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि सगुणाबाई कौन थी। सगुणाबाई ज्योतिबा फूले की मौसेरी बहन थी। सगुणाबाई के पति का देहावसान हो गया। अपने मायके में कोई सहारा उनके लिए नहीं था। उसने जॉन नामक ईसाई मिशनरी के घर सेविका का काम किया। ज्योतिबा उस समय केवल 9 महीने के थे जब मां चिमाबाई की मृत्यु हुई। सगुणाबाई ने ज्योतिबा का पालन पोषण का जिम्मा लिया और बहुत लाड प्यार से उनका लालन पालन किया। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले इनको आओ कहकर बुलाते थे। सावित्रीबाई फूले ने उन पर एक कविता लिखी, हमारी आओ। तो ये हैं सगुणाबाई। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा परिवार से ही मिलनी चाहिए, तभी वो बच्चे समाज को भी पे बैक टू सोसाइटी के तहत लौटाने का जिम्मा रखते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। आप इस पे बैक टू सोसाइटी को अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने बच्चों में भी उसे कल्टीवेट करें। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अगले पत्र की तरफ चर्चा करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।